हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। देखिए जी, लास्ट क्लास में हम लोग बैंकिंग का जो है वो 10th लेक्चर कंप्लीट किए हैं। आज हम लोग लेक्चर नंबर 11 करने जा रहे हैं, जिसमें हम बिल्कुल एक नया टॉपिक सीखने जा रहे हैं। तो सर क्या टॉपिक सीखने जा रहे हैं आप मुझे बताएंगे? सर बहुत परेशान हो गए हैं इस बैंक से, हैं क्या ना। हम पता है आपको, अभी मेरा एक फ्रेंड था और फ्रेंड जो था वो गया बैंक, और बैंक गया तो बेचारा उसका जो चेक था, चेक डिपॉजिट नहीं लिया है ना, बोला नहीं लेंगे। ठीक है, वो 3 बार गया, 4 बार गया, बहुत परेशान हो गया बेचारा, सर्विस लेने में उसको दिक्कत हो रही थी। ठीक है सर, ये तो मैं बता रहा हूँ एक दोस्त की बात। अगर दूसरे दोस्त की बात करें तो उसकी पान की दुकान है, मतलब राशन वाली दुकान है ना, किराना वाली जी। तो उसमें सिक्के और बहुत छोटे छोटे नोट्स मिलते हैं। तो वो ना बैंक ना मना कर रहा था लेने के लिए, और वो ले नहीं रहा था। बार बार उसमें मेरे को बोलता है सिक्का मत लाया करो, सिक्का मत लाया करो। मैं बोलता हूं तो वो मना कर देता है लेने के लिए। फाइनली उसने मना कर दिया। सर एक आप बैंक पढ़ा रहे हैं तो आप मुझे बताइए, क्या कोई ऐसी स्कीम है क्या जिसके तहत क्या हो मैं बैंक की कंप्लेन कर सकता हूं? बैंक मेरी जनरल चीजों को जिसको एक्सेप्ट करना चाहिए, जो आरबीआई ने बता रखा है भाई इसको इस तरह काम करना चाहिए, और फिर भी वो नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ है इसमें कंप्लेन कर सकता हूं? जी बिल्कुल है। उसे हम कहते हैं बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम, जिसके तहत आप आरबीआई के पास बैंकों की कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि सारे बैंक के पप्पा जी कौन? आरबीआई। तो इसीलिए आप क्या कर सकते हैं, बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम के तहत आप क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, है ना जी। तो आज हम उसी की चर्चा करने वाले हैं, पूरे सवालों के घेरे में 20-25 सवाल होंगे। उस सवालों से हम आप समझेंगे कि क्या होता है बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम। और आइए उसकी शुरुआत चलते हैं क्लास में, है ना। चलिए जी, देखिए सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। वहां आपको ये सारा पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिल रहा है। उसके साथ साथ चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, ताकि आपको जो है यूजीसी नेट की सारी नोटिफिकेशन मिल पाए। और अगर कोई दिक्कत हो रही है तो व्हाट्सएप इस नंबर पे भी कर सकते हैं। चलिए, लेक्चर नंबर क्या है सर? 11 है। बैंकिंग की शुरुआत हम करने जा रहे हैं बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम के तहत। क्या कहता है ध्यान से समझिएगा। देखिए कह रहा है बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम enables an expeditious and inexpensive forum to bank customers for the resolution of complaints relating to certain services rendered by banks। तो भैया बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम क्या है कि एक ऐसी सर्विस जो इनएक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव नहीं है, बिल्कुल कम है, और जो बैंक को सर्विसेज देनी चाहिए वो सर्विसेज का जो है ना नहीं दे पा रही है, उसके रिजोल्यूशन के लिए कंप्लेंट्स का सिस्टम है। कंप्लेंट की सारी फॉर्मेलिटीज आप यहां पे कर सकती हैं। तो एक ऐसा स्कीम जहां पे बैंकों से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम है उसकी सॉल्यूशन के लिए आप बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम में जा सकते हैं। कह रहा है बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम इज इंट्रोड्यूस्ड अंडर सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 आरबीआई विद इफेक्ट फ्रॉम 1995। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 35A के बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में 1995 ईस्वी को, मतलब 1995 में इसकी शुरुआत हो गई थी। कह रहा हु इज बैंकिंग ओम्बड्समैन? बैंकिंग ओम्बड्समैन कौन है? बेसिकली जो है बैंकिंग ओम्बड्समैन सीनियर ऑफिशियल अपॉइंटेड होता है आरबीआई के द्वारा, जो रिड्रेस करता है कस्टमर के कंप्लेंट्स को अगेंस्ट द डिफिशिएंसी इन द सर्टेन बैंक सर्विसेज। जो कोई बहुत सारे बैंक की सर्विसेज होती है ना, अगर वो सर्विसेज आपको गलत तरीके से मिल पा रही है और बैंक जो है कुछ दिनों तक आपकी बात को नहीं सुन रहा है, तो आप ये कंप्लेन बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम के तहत कर सकते हैं। आइए देखिए सवाल शुरू करते हैं ना। सवाल भी करेंगे, जवाब भी पढ़ेंगे, सवाल भी करेंगे, जवाब भी पढ़ेंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी क्लैरिटी और ज्यादा अच्छे से हो जाएगी, है ना। अगर हम नॉर्मल थ्योरी की तरह पढ़ते हैं तो दिक्कत आ जाती है। कह रहा है व्हाट इज बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम? क्या है बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम? ये कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, ये कह रहा है बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम इनेबल्स एन एक्सपीडिटियस एंड इनएक्सपेंसिव फोरम फॉर बैंक कस्टमर। किसके लिए है सर? बैंक कस्टमर्स लोग के लिए फोरम है, ताकि वो रिजोल्यूशन कर सके कंप्लेन का, रिलेटिंग किससे? सर्टेन सर्विसेज जो बैंक देते हैं। कौन देते हैं? बैंक देते हैं। एंड कौन सा एक्ट के अंदर? 35A बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1995। वो कब आया? 1995 में। सॉरी, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है, उसमें 1995 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। हु इज बैंकिंग ओम्बड्समैन? ये बात तो बताया मैंने आपको, सीनियर ऑफिशियल होते हैं जो अपॉइंटेड किसके द्वारा होते हैं? आरबीआई के द्वारा, जो बैंक के से रिलेटेड जितने कस्टमर के कंप्लेन होते हैं उसको वो देखते हैं। कह रहा हाउ मेनी बैंकिंग ओम्बड्समैन हैव बीन अपॉइंटेड एंड वेयर आर दे एलोकेटेड? बोलता है कितने अभी तक जो है बैंकिंग ओम्बड्समैन अपॉइंटेड किए जा सकते हैं। तो 15 बैंकिंग ओम्बड्समैन जो है वो अपॉइंट किए जा सकते हैं, है ना।
कह रहा which are the banks covered under banking ombudsman scheme, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 2006 नई बैंकिंग आई थी, 1995 में शुरू हुई थी, फिर इसको नई तरीके से चालू किया गया। कह रहा है ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, कौन कौन किसके किसके कंप्लेन जा सकती है वो ध्यान रखिएगा। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक एंड शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स आर कवर्ड अंडर दिस स्कीम। तो ये सारे कमर्शियल बैंक, शेड्यूल्ड, रीजनल रूरल बैंक्स भी और शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स भी, हम उसकी भी कंप्लेन कर सकते हैं। क्या ग्राउंड होगा, किस ग्राउंड पे कंप्लेन करेंगे? देखिए बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, हम एक एक करके आराम आराम से सीखेंगे, एक एक लाइन समझेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। कभी आपको भी बैंक की परेशानी हो या किसी पड़ोसी को किसी कोई परेशान कर रहा हो तो आप इस स्कीम के बारे में लोगों को बता सके। कह रहा व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ द कंप्लेन, क्या ग्राउंड है कंप्लेन का, क्या ग्राउंड है? सबसे पहले कह रहा है बैंकिंग ओम्बड्समैन कैन रिसीव एंड कंसीडर एनी कंप्लेन रिलेटिंग टू द फॉलोइंग डेफिशिएंसी इन बैंकिंग सर्विसेज। अगर बैंकिंग सर्विसेज में कोई कंप्लेन हो रहा है जो नीचे लिखा हुआ है इंक्लूडिंग इंटरनेट बैंकिंग, तो उसको आप कर सकते हैं। पहला क्या बोलता है? कह रहा है नॉन पेमेंट और इनऑर्डिनेट डिले इन द पेमेंट और कलेक्शन ऑफ चेक, ड्राफ्ट एंड बिल्स। बोल रहा है अगर कोई नॉन पेमेंट हो, पेमेंट नहीं किया हो, या फिर डिले कर रहा है कलेक्शन किसके लिए, चेक में, ड्राफ्ट में या बिल में, तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। नॉन एक्सेप्टेंस, अगर कोई एक्सेप्ट नहीं किया है विदाउट सफिशिएंट कॉज ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन नोट फॉर एनी पर्पस फॉर चार्जिंग कमीशन इन रिस्पेक्ट देयरऑफ। तो बोल रहा भाई साहब अगर छोटा मोटा नोट आप देते हैं और वो बैंक नहीं लेता है, नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, तो भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। नॉन एक्सेप्टेंस विदाउट सफिशिएंट कॉज, बिना किसी कॉज के कॉइन्स लेने से मना कर रहा है, सिक्का, तो भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। कह रहा है नॉन पेमेंट और डिले ऑफ पेमेंट इनवर्ड रेमिटेंस, अगर कोई नॉन पेमेंट हो रहा है या डिले कर रहा है पेमेंट में बिना किसी रीजन के, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। कह रहा है फेल्योर भी हो गया या डिले कर रहा है ड्राफ्ट में, पे ऑर्डर में या बैंकर चेक में, तो भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। नॉन अधेरेंस टू प्रिस्क्राइब वर्किंग आवर्स, अगर भैया प्रिस्क्राइब वर्किंग आवर्स के अंदर वो काम नहीं कर रहा है या फेलियर कर रहा है, डिले कर रहा है बैंकिंग फैसिलिटी देने में, ठीक है, अदर देन बैंक लोन एंड एडवांसेस, लोन एडवांसेस का बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन है, तो उसको छोड़कर अगर कुछ डिले कर रहा है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। डिले कर रहा है या नॉन क्रेडिट कर रहा है प्रोसीड्स ऑफ पार्टीज अकाउंट्स में, नॉन पेमेंट और डिपॉजिट, नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ रिजर्व बैंक डायरेक्टिव्स, अगर रिजर्व बैंक डायरेक्टिव्स को वो फॉलो नहीं कर रहा है तो भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। कंप्लेंट फ्रॉम नॉन रेसिडेंट इंडियन हैविंग अकाउंट्स, बोल रहा भाई साहब कोई नॉन रेसिडेंट है, मान लो फॉरेन में है और उसका बैंक अकाउंट है और उससे रिलेटेड अगर कोई डिपॉजिट या अदर रिलेटेड मैटर्स कुछ है तो उस पर भी वो कंप्लेन कर सकता है। कह रहा है रिफ्यूजल टू ओपन डिपॉजिट अकाउंट्स विदाउट एनी वैलिड रीजन, अगर वो इनकार कर रहा है अकाउंट में डिपॉजिट लेने से बिना किसी वैलिड रीजन के, या रिफ्यूजल कर रहा है चार्जेस, मतलब लिवाई कर रहा है चार्जेस विदाउट एडिक्वेट प्रायर नोटिस, बिना किसी नोटिस के वो अगर चार्जेस काट रहा है, तो भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। देखो यार इतने सारी चीजों का हम कंप्लेन कर सकते हैं। अगर बैंक मेरी बात नहीं सुने तो कंडीशन है, आगे कंडीशन पढ़ेंगे। कह रहा है नॉन अधेरेंस बाय द बैंक इट्स सब्सिडियरीज टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑन एटीएम, डेबिट कार्ड ऑपरेशन, क्रेडिट कार्ड एंड ऑपरेशन। तो ये सारी चीजें जो बैंक सब्सिडी देते हैं ना भाई साहब, एटीएम को लेकर, डेबिट कार्ड को लेकर, कोई वो बात नहीं सुन रहा है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। नॉन डिसबर्समेंट, अगर डिसबर्समेंट नहीं कर रहा है या डिले कर रहा है डिसबर्समेंट किसमें, पेंशन में, तो भी आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। अगर वो एक्सेप्ट या करने से मना कर रहा है या डिले कर रहा है एक्सेप्ट करने का पेमेंट टैक्स के बिहाफ में, अगर टैक्स से रिगार्डिंग वो पेमेंट लेने में मना कर रहा है या डिले कर रहा है, तो भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। रिफ्यूजल टू इशू, डिले इशूइंग, फेलियर और सर्विस और डिले इन सर्विसिंग और रिडेम्पशन ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से रिलेटेड, उसमें भी अगर एक्सेप्ट करने से मना कर रहा है इशू करने से, या डिले कर रहा है इशू करने में, या सर्विस को फेल कर रहा है, तो भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स, अगर रिफ्यूजल टू क्लोज, मतलब बोल रहा है कि मेरा अकाउंट क्लोज करने के लिए बोल रहे हैं और वो बंद नहीं करना कर रहा है, तो भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। नॉन अधेरेंस टू फेयर प्रैक्टिसेस कोड बाय एडॉप्टेड बाय द बैंक और नॉन अधेरेंस टू प्रोविजंस ऑफ कोड्स ऑफ बैंक, अगर फेयर प्रैक्टिसेस वो काम नहीं कर रहा है, प्रोविजंस ऑफ कोड ऑफ बैंक को फॉलो नहीं कर रहा है, तो भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। नॉन ऑब्जर्वेंस रिजर्व बैंक गाइडलाइंस, अगर कोई रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहा है, तो भी कंप्लेन कर सकते हैं। एनी अदर मैटर, अगर कोई और मैटर है जो वायलेशन कर रहा है डायरेक्टिव जो इशू किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या अदर बैंक, तो भाई उसके बिहाफ पे भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो इतनी कंप्लेन आप कर सकते हैं। कह रहा है अ कस्टमर कैन आल्सो लॉज ए कंप्लेन ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स ऑफ द डिफिशिएंसी इन द सर्विस रिस्पेक्ट टू द लोन एडवांसेस। अब देखो
इतना तो था बिना लोन एंड एडवांसेस का, लेकिन बोल रहा है लोन एंड एडवांसेस के केस में भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। कब, देख लीजिए, नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्टिव्स और इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा मांग रहा है तो कर सकते हैं। डिले, सैंक्शन करने में डिले कर रहा है, डिसबर्समेंट में डिले कर रहा है, नॉन ऑब्जर्वेंस कर रहा है, तो आप इस पे कंप्लेन कर सकते हैं। अगर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन फॉर लोन्स, अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है आपका एप्लीकेशन लोन के लिए विदाउट फर्निशिंग वैलिड रीजंस, अगर कोई उसका पास वैलिड रीजन नहीं है तो आप उसको कंप्लेन कर सकते हैं। नॉन अधेरेंस टू प्रोविजंस ऑफ द फेयर प्रैक्टिस कोड लेंडर्स एज अडॉप्टेड बाय द बैंक कोड और बैंक कमिटमेंट्स टू कस्टमर, बोल रहा है अगर कोई प्रोविजंस है बैंक का प्रैक्टिस का और उस समय वो नहीं मान रहा है तो भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ एनी अदर डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कोई डायरेक्शन है तो भी आप कंप्लेन कर सकते हैं जब वो नहीं मान रहा है। कह रहा बैंकिंग ओम्बड्समैन मे आल्सो डील विद सच मैटर्स अदर मे बी स्पेसिफाइड इन द रिजर्व बैंक टाइम टू टाइम, तो बैंकिंग ओम्बड्समैन उन सारे मैटर्स को भी डील कर सकता है जो स्पेसिफाइड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के टाइम टू टाइम में। तो ये सारे ग्राउंड है जो आप कंप्लेन कर सकते हैं। व्हेन कैन ए फाइल ए कंप्लेंट, कब कोई एक आदमी कंप्लेन फाइल कर सकता है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा वन कैन फाइल ए कंप्लेंट बिफोर द बैंकिंग ओम्बड्समैन इफ द रिप्लाई इज नॉट रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक विद इन अ पीरियड ऑफ 1 month आफ्टर द बैंक कंसर्न्ड हैज receive one's representation or the bank reject the complaint or if the complaint is not satisfied with the reply given by the bank। तो बोल रहा है भैया या तो बैंक 1 महीना तक आपको पहले टरका रहा है, बात सुन ही नहीं रहा है ना, या रिजेक्ट कर दिया आपका कंप्लेन, या कंप्लेन आपने किया उससे सेटिस्फाई अगर आप नहीं है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। When one complaint not be considered, भाई साहब बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम के तहत कब आपका कंप्लेन नहीं कंसीडर किया जाएगा वो भी समझ लीजिए कि तो आपको ज्यादा फायदा रहेगा ना, कि पता रहेगा कि भैया कहां कहां हमको नहीं ध्यान देगा। कह रहा वन हैज नॉट अप्रोच हिज बैंक, बोल रहा है आपको पहले क्या किया, डायरेक्टली बैंकिंग ओम्बड्समैन में चला गया, बैंक के पास तो गया ही नहीं कंप्लेन करने के लिए, तो उसका कंप्लेन कंसीडर नहीं किया जाएगा। वन हैज नॉट मेड कंप्लेन विद इन द ईयर फ्रॉम द, अच्छा हाँ, 1 साल के अंदर, जैसे अगर जो भी बैंक ने किया उसके साथ अगर वो 1 साल के अंदर उसको कंप्लेन नहीं कर रहा है, 1 साल के बाद जा रहा है बैंकिंग ओम्बड्समैन में तो भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। तीसरा, सब्जेक्ट मैटर कंप्लेंट पेंडिंग है, डिस्पोजल है, ऑलरेडी बीन डेल्ट विद द फोरम लाइक कोर्ट, अगर कोई सब्जेक्ट मैटर कोर्ट में है, कंज्यूमर कोर्ट में है, कहीं भी है, तो उस केस में भी बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंसीडर नहीं किया जाएगा। वेक्टेशियस है, इंस्टीट्यूशन कंप्लेंट अगेंस्ट द नॉट कवर अंडर, अगर कोई इंस्टीट्यूशन जो है इस स्कीम के तहत कंप्लेंट एक्ट नहीं है तो भी नहीं करेगा, तो भी कंसीडर नहीं करेगा। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कंप्लेंट इज नॉट विद इन द एम्बिट ऑफ बैंकिंग, तो बोल रहा है जो सब्जेक्ट मैटर है वो बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम के तहत नहीं है तो भी दिक्कत है। इफ द कंप्लेंट इज नॉट सब्जेक्ट सेम सब्जेक्ट फॉर द मैटर वाज सेटल्ड थ्रू द ऑफिस ऑफ द बैंकिंग ओम्बड्समैन एंड इन एनी प्रीवियस प्रोसीडिंग्स, तो बोल रहा है अगर कंप्लेंट जो है सेम सब्जेक्ट मैटर का है जो सेटल्ड कर दिया गया है पुराने में, तो फिर उसके तहत आपको कंसीडरेशन या मीन कंसीडर आपके एप्लीकेशंस को नहीं किया जाएगा। तो ये 8 चीजें जिसको आपको देखना है। नेक्स्ट कह रहा व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर फाइलिंग कंप्लेंट, क्या प्रोसीजर है, कैसे फाइल करेंगे बिफोर बैंकिंग ओम्बड्समैन, तो बोल रहा है वन कैन फाइल ए कंप्लेंट विद द बैंकिंग ओम्बड्समैन सिंपली बाय राइटिंग अ प्लेन पेपर, एक प्लेन पेपर पर आप लिखिए, या फिर कोई और फाइल कर सकता है ऑनलाइन बाय सेंडिंग ईमेल, या फिर ईमेल भी आपसे भी फाइल कर सकते हैं, बड़ा इजी है, या तो पेपर के थ्रू भेज दीजिए या ऑनलाइन भी कर लीजिए या ईमेल के थ्रू कर लीजिए, आरबीआई वेबसाइट में बहुत इजी है ये कंप्लेन करना। वेयर कैन वन लॉज हिज और हर कंप्लेन, कब कर सकता है, कह रहा वन में लॉज हिज और हर कंप्लेन एट द ऑफिस ऑफ द बैंकिंग ओम्बड्समैन अंडर द हुज जुरिस्डिक्शन द बैंक ब्रांच, तो बोल रहा भैया कहां कर सकते हैं, तो जिस ब्रांच का आपका है उसी ब्रांच के बिहाफ में आप कंप्लेन कर सकते हैं। कैन अ कंप्लेंट बी फाइल्ड वंस ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, बिल्कुल, ये क्या पूछ रहा है कि कोई कंप्लेंट जो है ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है, बिल्कुल, यस द कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड बाय द वंस ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव अदर देन एडवोकेट, एडवोकेट को छोड़कर। कह रहा है इज देयर एनी कॉस्ट, बोल रहा है कोई कॉस्ट नहीं है, नो बैंकिंग ओम्बड्समैन डज नॉट चार्ज एनी फी और फाइलिंग रिजॉल्विंग कस्टमर कंप्लेंट, तो इसके लिए कोई फी और कोई चार्ज नहीं है। इज देयर एनी लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ द कंपनसेशन एज स्पेसिफाइड, जी बिल्कुल, मिनिमम सर बोल रहा है भाई साहब 10 लाख से ज्यादा का होगा तो ये नहीं करेगा, देख लो, द अमाउंट इफ एनी टू बी पेड बाय द बैंकर टू द कंप्लेंट, बोल रहा है कोई भी पेड जो बैंकर कंप्लेंट किया है बाय वे ऑफ कंपनसेशन एनी लॉस suffered by the complainant is limited to the amount arising directly out of the act or omission of the bank rupees 10 लाख which is lower, तो बोल रहा है 10 लाख या उससे कम में, बैंक ने कोई गलती करा हो, उसको कंप्लेंट को कुछ भुगतान करना पड़ा हो, तो इससे ज्यादा आप कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, जो कम होगा उसका कंप्लेन आप कर सकते हैं। कैन कंपनसेशन बी क्लेम्ड फॉर मेंटल एगोनी एंड हरासमेंट,
बोल रहा है बिल्कुल मेंटल एगोनी और हरासमेंट का आप कंप्लेन कर सकते हैं कि हम बैंक ने किया है, लेकिन 1 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 1 लाख से ज्यादा हुआ तो भैया वो कंप्लेन फिर आपका नहीं माना जाएगा, ठीक है, वो आपको नहीं मिलेगा। फिर व्हाट डिटेल्स आर रिक्वायर्ड इन द एप्लीकेशन, क्या क्या डिटेल रिक्वायर होता है भैया, तो आपको नेम एड्रेस कंप्लेन करना होगा, एड्रेस ऑफ द ब्रांच होगा, ऑफिस ऑफ द बैंक अगेंस्ट होगा, कंप्लेंट होगा, है ना, गिविंग राइज क्या किस बेस पर कंप्लेन कर रहे वो, उसका डॉक्यूमेंट, अगर कोई नेचर एक्सटेंडेड लॉस का जो आपको हुआ है कंप्लेन, मतलब जो कंप्लेन कर रहा है उसका जो लॉस हुआ है उसका आपको देना होगा प्रूफ, रिलीफ शॉट क्या होना चाहिए, फिर डिक्लेरेशन अबाउट द कंप्लेंट्स कंडीशन की क्या क्या कंप्लेन कंडीशन है, ये सारा चीज आपको डिटेल भेजना होगा, तो फिर आपका देखा जाएगा। व्हाट हैपेंस आफ्टर द कंप्लेंट इज रिसीव्ड बाय द बैंकिंग ओम्बड्समैन, तो अब क्या होगा जब बैंकिंग ओम्बड्समैन को कंप्लेन मिल जाएगा तो क्या होगा, कह रहा था बैंकिंग ओम्बड्समैन एंडेवर टू प्रमोट थ्रू कंसिलेशन और mediation or settlement of complaint by the between the complaint and bank named in the complaint। देखो पहले तो आरबीआई क्या करेगी, पहले कंसिलेशन कराएगी, मतलब समझौता कराएगी दोनों के बीच, बैंक और कस्टमर के बीच में, वो भी नहीं माना तो आर्बिट्रेशन होगा, वो भी नहीं माना तो लास्ट में एडजुडिकेशन मतलब न्यायिक निर्णय लिया जाएगा। कैन बैंक ओम्बड्समैन रिजेक्ट अ कंप्लेंट एट एनी स्टेज, बिल्कुल रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है, यस बैंकिंग ओम्बड्समैन में रिजेक्ट अ कंप्लेंट एट एनी स्टेज इफ अपीयर्स टू हिम दैट कंप्लेंट मेड हिम इज, मतलब इस ग्राउंड पे अगर हुआ तो आपका कंप्लेंट हो जाएगा। क्या बोल रहा है, नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ कंप्लेंट रिफर्ड अबव, बोल रहा है अगर ऊपर के जितना भी लिखा हो उसके अलावा और कोई कुछ हुआ तो कंप्लेंट आपका रिजेक्ट हो जाएगा। कंपनसेशन अगर आपका बैंकिंग ओम्बड्समैन का 10 लाख से ज्यादा का है तो रिजेक्ट हो जाएगा। रिक्वायर कंसिडरेशन ऑफ एलिबेटरी डॉक्यूमेंट्री एंड वर्बल एविडेंस एंड द प्रोसीडिंग्स बिफोर द बैंकिंग ओम्बड्समैन आर नॉट एप्रोप्रिएट फॉर एडजुडिकेशन सच कंप्लेंट, बोल रहा है भाई साहब अगर कोई कंसिडरेशन एलिबेटेड डॉक्यूमेंट्री चाहा और वर्बल एविडेंस के तौर पर दिया तो पर भी कंसीडर नहीं करेगा। विदाउट एनी सफिशिएंट कॉज, बिना किसी कॉज का आपने अगर कर लिया तो भी वो कंसीडर नहीं करेगा, रिजेक्ट हो जाएगा। दैट इज नॉट परसूड बाय द कंप्लेंट एंड रीजनेबल डिलीजेंस, तो बोल रहा है भाई साहब अगर कंप्लेन कर दिया आपने और उसका कोई रीजन नहीं दिया बढ़िया से तो भी आपका रिजेक्ट कर देगा। कह रहा व्हाट हैपेंस इफ द कंप्लेंट नॉट सेटल्ड बाय द एग्रीमेंट, बोल रहा है अगर कंप्लेंट एग्रीमेंट के द्वारा सेटलमेंट नहीं हुआ तो एडजुडिकेशन के थ्रू काम किया जाएगा। Is there any further recourse available if one reject the banking ombudsman decision? कह रहा if one is not satisfied with the decision passed by the banking ombudsman, one can approach the appellate authority against the banking ombudsman decision। तो बोल रहा है अगर कोई बैंकिंग ओम्बड्समैन डिसीजन से भी सेटिस्फाई नहीं है तो अपीलेट अथॉरिटी को वो क्या कर सकता है, कंप्लेन कर सकता है, वहां पे जाके क्या कर सकता है, जो अपीलेट अथॉरिटी में कौन होते हैं, जो होते हैं डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई, वहां का कंप्लेन किया जा सकता है। इज देयर एनी टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग अपील, if one aggrieved by the decision, one may 30 days from the date of receipt of award appeal against the award before the appellate authority। तो 30 दिन के अंदर जिस दिन आपका वो रिजेक्ट हुआ, ठीक है, ओम्बड्समैन के तहत उसके 30 दिन के अंदर आप अपील कर सकते हैं appellate authority में। एंड हाउ डज द appellate authority डील विद अपील, और appellate authority क्या करेगा, पहले appellate authority में डिसमिस द अपील बिल्कुल कर सकता है, अलाउ द अपील, सेट असाइड अवार्ड, बोल रहा है अवार्ड को साइड करके अपील कर देखेगा, एंड सेंड द मैटर द बैंकिंग ओम्बड्समैन फॉर द फ्रेश डिस्पोजल, और फिर वो क्या करेगा, बैंकिंग ओम्बड्समैन को फ्रेश डिस्पोजल के लिए देखेगा अकॉर्डिंग विद द सच डायरेक्शन, जो अपीलेट अथॉरिटी का डायरेक्शन है उसके साथ उसको भेजेगा और कंसीडर करेगा नेसेसरी है या प्रॉपर है, और फिर मॉडिफाई करेगा अवार्ड को, पास करेगा डायरेक्शंस किसके बिहाफ में, बैंक के बिहाफ में, एंड गिव इफेक्ट टू मॉडिफाई अवार्ड, और फिर पास करेगा एनी अदर ऑर्डर अगर कुछ है तो ये करेगा। तो ये पूरा बैंकिंग ओम्बड्समैन का पूरा केस है ना, कि आपको कंप्लेंट किस ग्राउंड पे किया जाना चाहिए, कब किया जाना चाहिए, फायदा क्या होगा, ये सारा चीज हमने पढ़ लिया। तो ये बेसिक चीज था, इसमें कुछ खास ऐसा था नहीं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, खास था नहीं लेकिन खास है। तो आपको ज्यादा याद क्या रखना है कि क्या है ये, किस ग्राउंड पे किया जाना है, कब कब हो सकता है, किस सेक्शन के तहत हो सकता है, तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना जी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।